गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी की मेंस के आंसर राइटिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने मेंस के क्वेश्चन किए हैं, वो सभी वीडियो जो है आप देख के फिर खुद से उन क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप खुद से भी जो है क्वेश्चन लिखना शुरू कर सकें। तो चलिए आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना के निर्धारक तत्व का विश्लेषण करें। किस प्रकार किसी भी देश के विकास में लौह एवं इस्पात उद्योग एक प्रमुख भूमिका निभाता है। वर्तमान में भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग की चुनौतियों पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन किस टॉपिक पे बात कर रहा है? क्वेश्चन में बात हो रही है लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या पूछा जा रहा है, लौह इस्पात उद्योग। फिर पूछा जा रहा है इसकी स्थापना के निर्धारक तत्व, यानी लौह इस्पात उद्योग की स्थापना में कौन कौन से तत्व जो है निर्धारक तत्व होते हैं। अगला पॉइंट है, किस प्रकार किसी भी देश के विकास में लौह एवं इस्पात उद्योग एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। वर्तमान में भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग की चुनौतियों पर प्रकाश डालें। तो अलग अलग इन खंडों में इस क्वेश्चन को बांट लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में। तो आंसर में सबसे पहले हम देखिए क्या लिखेंगे, 2021 तक भारत जो है 9.4 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कच्चे इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन से नंबर पे है भारत? अगर 2019 की रिपोर्ट की 2021 की रिपोर्ट की बात करें, 2021 तक कितने मीट्रिक टन? 9.4 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ जो है कच्चे इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लौह तथा इस्पात उद्योग भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। कौन सा उद्योग? लौह और इस्पात उद्योग भारत के महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। यह एक फीडर उद्योग भी है। फीडर उद्योग क्या होता है? जिसके उत्पाद जो है अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिस उद्योग के उत्पाद अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे कौन सा उद्योग कहेंगे? उसे एक फीडर उद्योग कहेंगे। तो यह एक फीडर उद्योग भी है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली। अगर मैं इसकी बात करूँ कि क्या हो गई ये उत्तर में, ये है आपकी भूमिका। तो भूमिका बन के तैयार हो चुकी है। भूमिका में हमें क्या बताना है? सबसे पहले लौह और इस्पात उद्योग के बारे में। तो मैं हमेशा जब क्वेश्चन करवाती हूँ तो आपसे कहती हूँ कि जिस भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी आंकड़े अगर आपके पास है, कोई आंकड़े रिपोर्ट है, सूचकांक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। तो लौह इस्पात उद्योग से संबंधित अगर हम 2021 तक इसका उत्पादन देखें तो 9.4 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ जो है कच्चे इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश? भारत है। और ये एक फीडर उद्योग है। और भारत में जो है फीडर उद्योग क्या होता है? जिसके उत्पाद अन्य जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये तो हो गई इसकी भूमिका। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसके निर्धारक तत्वों के बारे में पूछा गया है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभी मैंने आपको बताया था इसकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो निर्धारक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कच्चा माल। किसी उद्योग को तो वही हम स्थापित कर सकते हैं जहाँ पे कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए। दूसरा परिवहन। कच्चा माल प्राप्त हो गया है, अब परिवहन की भी आवश्यकता है, क्योंकि तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। उसके बाद बाजार जो है उसके आसपास, उद्योग के आसपास ही हो। तीसरा आपका, चौथा आपका देख लीजिए, विद्युत। उद्योगों को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। बंदरगाह और रेलवे की अवस्थिति, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्योग ऐसी जगह पे स्थापित किए जाए जहाँ पे या तो रेलवे या फिर बंदरगाह जो है नज़दीक ही हो, ताकि जो तैयार माल है उसको परिवहन के द्वारा, यानी रेलवे और जलमार्ग के द्वारा आसानी से दूसरी जगह पे पहुँचाया जा सके। श्रम के लिए, उद्योगों में काम करने के लिए श्रम की आवश्यकता होगी, मेहनती लोगों की आवश्यकता होगी। सरकार की नीतियाँ, कि कोई भी उद्योग है तो उसको सरकार की नीतियां भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है।
कई बार राजनीतिक विरोध भी जो है इसके स्थान को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो ये सरकारी नीतियां भी इसके प्रमुख कारकों में शामिल है। प्रौद्योगिकी और औद्योगिक नगरों की समीपता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग लौह इस्पात उद्योग नहीं, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए इन निर्धारक तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लौह इस्पात उद्योग के अलावा किसी भी, अगर आप बात करते हैं कपड़ा उद्योग की, तो कपड़ा उद्योग में भी आप देखते हैं कच्चे माल जहाँ पे आसानी से मिल जाए। अगर आप कपड़ा उद्योग स्थापित कर रहे हैं, कच्चा माल यानी उसके लिए कपास जो है कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है, तो वो भी वहाँ पे आसानी से मिल जाए। परिवहन, कपड़ा जो बन के तैयार हुआ है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, बाजार की आवश्यकता होती है, बेचने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। कच्चा माल जो उसके लिए भी परिवहन के लिए जो है बंदरगाह और रेलवे की स्थिति जो है नज़दीक होने की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, सरकारी नीतियाँ, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक नगरों की समीपता, ये सभी उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हम बात करते हैं लौह और इस्पात उद्योग का महत्व। इसका महत्व क्या है, आगे क्वेश्चन में पूछा भी गया था, इसके महत्व पर चर्चा करनी है। तो यह आधुनिकता का सूचकांक है। इस्पात उद्योग विकास का देश के विकास से सीधा संबंध है। जो इस्पात उद्योग है यह आधुनिकता का सूचकांक है, क्योंकि इस्पात उद्योग के विकास से क्या होता है, देश के विकास से इसका सीधा संबंध है। क्योंकि इस्पात उद्योग के जो उत्पाद हैं वो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग के लिए जिन मशीनों का प्रयोग किया जाता है वो लौह एवं इस्पात से बनी होती है। तो इसके जो उत्पाद है वो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आते हैं। चाहे आप किसी भी उद्योग की बात करें, चीनी उद्योग में भी देखते हैं तो चीनी जो गन्ने से चीनी बनाने के लिए जो मशीनें प्रयुक्त की जाती है वो भी लौह एवं इस्पात उद्योग पर निर्भर है। अगला है लौह और इस्पात उद्योग देश के भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। क्योंकि अगर लौह एवं इस्पात उद्योग नहीं होगा तो बाकी उद्योगों को स्थापित करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आएगी। तो ये विकास की हड्डी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है लौह और इस्पात उद्योग देश के औद्योगिक बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। अगला है अगला हमारा पॉइंट हो जाता है लौह और इस्पात उद्योग उस स्थान के क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है जहां ये उद्योग स्थापित है। जहां भी उद्योग ये स्थापित होते हैं वहां का क्षेत्रीय विकास हो जाता है, क्योंकि जहां पे उद्योग स्थापित होंगे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिक ही विकास हो जाएगा। लौह और इस्पात उद्योग ने विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जहां ये उद्योग स्थित है भारी रोजगार पैदा किया है, तो ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट है लौह और इस्पात उद्योग ने सड़क, रेलवे, वायुमार्ग और जलमार्ग जैसे परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि लौह इस्पात उद्योग ने सड़क, रेलवे, वायुमार्ग और जलमार्ग जैसे परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है भारत में अनुसंधान और विकास क्षेत्र के विकास के लिए लौह और इस्पात उद्योग महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो हो गए टोटल इसके महत्व। अभी हम बात करते हैं लौह और इस्पात उद्योग की समस्याएं। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे पहले हमने बात कर ली है किसके बारे में, लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में। इसकी हमने एक भूमिका बना के लिखी। फिर इसको प्रभावित करने वाले जो निर्धारक तत्व हैं उसके बारे में हमने बात की कि कौन कौन से इसके निर्धारक तत्व हैं, जैसे कच्चा माल है, परिवहन है, श्रम है, बाजार है और सरकारी नीतियां हैं। ये सब क्या थे, ये इसके निर्धारक तत्व थे। अब है किस प्रकार किसी भी देश के विकास में लौह इस्पात उद्योग एक प्रमुख भूमिका निभाता है, तो ये भी हमने देख लिया। अभी हम बात करेंगे वर्तमान में भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग की प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालना है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में।
अभी हम इसकी चुनौतियों के बारे में यानी इसकी चुनौतियां यानी इसके सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं कि जो लौह और इस्पात उद्योग है उसके सामने आने वाली प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। देखिए, इनको हम सभी को पॉइंट्स में लिखेंगे। बिजली और कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति, तो बिजली और कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होना। दूसरा है इस्पात उद्योग में निवेश की कमी। इस्पात उद्योग में बेसिकली निवेश की बहुत ज़्यादा कमी है। बैंकों से अगर ऋण लेने की हम बात करते हैं तो बैंकों में ज़्यादातर ऋण किसके रूप में है? एनपीए के रूप में। किसके रूप में है? एनपीए के रूप में है, यानी जब बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है तो वो टाइम पे वापस नहीं होता है, उसी को आप एनपीए में रखेंगे। अगला है बार बार हड़ताल, तालाबंदी, अक्षम प्रबंधन। या आपने देखा होगा कि बार बार जो उद्योग होते हैं वहाँ पे हड़ताल हो जाना, तालाबंदी हो जाना, या वहाँ का प्रबंधन अच्छा न होना, ये सारी समस्याएं हैं। सस्ते विदेशी लौह उत्पादों की भरमार और भारत में सस्ते निर्यातों ने घरेलू उत्पादों को प्रभावित किया है। कुछ ऐसे देश हैं जैसे चीन है, जापान है, वो देश क्या करते हैं? सस्ते विदेशी लौह उत्पादों को भारत में बेचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? घरेलू उत्पाद प्रभावित होता है, क्योंकि लोग क्या करेंगे? जो उत्पाद सस्ता होगा उसी को खरीदेंगे। इससे क्या होगा? जो विदेशी उत्पाद हैं उनका भारत में क्या होगा? उनकी भरमार हो जाएगी और उससे घरेलू उत्पाद प्रभावित होंगे, वो बिकेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल और बुनियादी ढांचे की कमी है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या कहेंगे हम कि कच्चे माल और बुनियादी ढांचे की कमी है। तो अभी हम देख लेते हैं, इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि निष्कर्ष में हमें क्या लिखना चाहिए। तो बात करते हैं अभी हम निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में आप जब भी लिखते हो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन का निष्कर्ष आप लिखते हैं तो इसमें आपको क्या लिखना है। जो क्वेश्चन में आपको समस्याएं दी गई है, तो जैसे कि आप सरकार को सुझाव दे रहे हो कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तो बेसिकली इसी तरह का आपको निष्कर्ष लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं। लौह और इस्पात उद्योग भारत में विनिर्माण क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी जैसा है। सरकार को नीतिगत स्तर पर लौह एवं इस्पात उद्योग से जुड़ी समस्याएं जैसे कि भूमि अधिग्रहण, कच्चे पदार्थों की उपलब्धता, परिवहन इत्यादि को हल करना चाहिए। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? सरकार को एक सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए? नीतिगत स्तर पर लौह एवं इस्पात उद्योग से जुड़ी समस्याएं जैसे कि भूमि अधिग्रहण, कच्चे पदार्थों की उपलब्धता, परिवहन इत्यादि को हल करना चाहिए। क्योंकि समस्याओं में हमने इन्हीं चीज़ों को देखा था कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। भूमि अधिग्रहण की समस्या, कच्चे पदार्थों की उपलब्धता, परिवहन इत्यादि को हल करना चाहिए। अगला है भारत में इस्पात की डंपिंग को रोकने के लिए उचित कदम पर डंपिंग रोधी लगाना चाहिए। देखिए, इसको भी हमने समस्या में पढ़ा था कि जब दूसरे देश अपने माल को भारत में जब सस्ते दामों पर बेचते हैं तो इससे क्या होता है कि भारत का जो है उद्योग वो ठप हो जाते हैं, क्योंकि भारत का जो उत्पाद है वो बिकेगा नहीं, क्योंकि लोग सस्ते सामान को खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इसी को डंपिंग कहते हैं कि जब दूसरे देश जो है किसी चीज़ को सस्ते दामों पर दूसरे देशों में बेचता है तो इसी को डंपिंग कहा जाता है। और ज़्यादातर चीन यही काम करता है। चीन क्या करता है? अपने उत्पादों को सस्ता कर देता है भारत में। आपने देखा होगा कि चीन का बहुत सारा माल भारत में बहुत ही सस्ते दामों पर बिकता है, तो वो भारत के बाज़ार पर अपनी पकड़ बनाने के लिए ऐसा करता है ताकि उसका माल जो है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बिके और भारत का जो यहाँ पे उद्योग है वो ठप हो जाए। क्योंकि लोग तो सस्ते माल को खरीदेंगे, अगर वो चाइना से माल आ रहा है वो सस्ता है तो लोग उसी माल को खरीदेंगे और इसी को डंपिंग कहा जाता है। तो भारत में इस्पात की जो डंपिंग है उसको रोकने के लिए उचित कदम पर डंपिंग रोधी लगाना चाहिए। आगे देख लीजिए। अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा स्वदेशी लौह एवं इस्पात उद्योग को बढ़ाने के लिए घरेलू मांग को बढ़ाने के साथ साथ नए बाजारों की तलाश पर बल दिया जाना चाहिए। यानी घरेलू बाजार यानी भारत में भी इसके मांग को बढ़ाने के साथ साथ बाहर भी इसके बाजार जो है इसके तलाशने चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप निष्कर्ष में डाल सकते हो। तो इससे आपका क्वेश्चन और भी शानदार बन जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप भूमिका को
किसी भी, जैसे मैंने इन आंकड़ों से स्टार्ट किया है कि 2021 तक जो 9.4 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश उभर कर आया सामने। उसके बाद में जब हम भूमिका बना के लिख देते हैं तो आगे पॉइंट में हमने क्या लिखा है, इसके प्रभावित करने वाले जो निर्धारक तत्व हैं उनको हमने एक डायग्राम में दिखा दिया है, तो इससे क्वेश्चन और भी शानदार बन जाता है। उसके बाद पॉइंट्स में हमने लिख दिया है कि लौह इस्पात उद्योग का महत्व, तो इन सभी चीज़ों को आप ऐसे पॉइंट्स में लिख दीजिए। अगला हमारा हो जाएगा लौह और इस्पात उद्योग की समस्याएं। तो इन समस्याओं को भी आपको ज़्यादा ऐसे पैराग्राफ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ऐसे पॉइंट्स में लिख दीजिए तो समझने वाले आप इसको आसानी से समझ जाते हैं। फिर हमने निष्कर्ष को इस तरह से लिख दिया गया है कि लौह और इस्पात उद्योग भारत में विनिर्माण क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी जैसा है। सरकार को नीतिगत स्तर पर लौह एवं इस्पात उद्योग से जुड़ी समस्याओं जैसे कि भूमि अधिग्रहण, कच्चे पदार्थों की उपलब्धता, परिवहन इत्यादि को हल करना चाहिए। भारत में इस्पात की डंपिंग को रोकने के लिए उचित कदम पर डंपिंग रोधी लगाना चाहिए। स्वदेशी लौह एवं इस्पात उद्योग को बढ़ाने के लिए घरेलू मांग को बढ़ाने के साथ साथ नए बाजारों की तलाश पर बल दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन जब आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो वीडियो देखने के बाद एक बार क्वेश्चन को खुद से भी लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप आंसर खुद से नहीं लिखेंगे आप क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। आप कोई आगे दूसरे क्वेश्चन का आंसर खुद से नहीं लिख पाएंगे जब तक आप खुद अपना प्रयास नहीं करेंगे। एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर क्वेश्चन को लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही लिखें जैसे कि मैंने लिख के आपको बताया, इसमें कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि ये नहीं होता कि कोई भी स्टूडेंट अगर मेंस का एग्ज़ाम दे रहा है, वो मेंस के क्वेश्चन लिख रहा है तो एक क्वेश्चन है तो सब स्टूडेंट सेम लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन चीज़ें जो है आप लिख रहे हैं तो उसको आप पहले ये देखें कि क्या आप क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है क्या उसी के अनुसार क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। ये ज़रूरी होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी के अनुसार हम आंसर दें उसका। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।